नमस्कार सभी को। आज बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के एक रिटेल फोकस्ड बैंक के बारे में जिसने मार्केट में करीब 15-20 दिनों से बहुत ज़बरदस्त धूम मचाई हुई है। 31 मार्च से करीब करीब 50% का रिटर्न दे चुका है। नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। ये बैंकिंग सेक्टर में सारे शेयर कंसोलिडेट कर रहे हैं, गिर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन इसमें कहीं कोई प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज़ नजर नहीं आ रही है। ये एक तरफा चल रहा है। कुछ न्यूज़ फ्लोज भी हैं। न्यूज़ फ्लोज देखिए, ये है कि MSCI इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स में कुछ रीबैलेंसिंग होने वाली है 10 अगस्त को। उसके अंदर इसके शामिल होने की एक प्रबल संभावना है। इसकी वजह से इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है कि जब इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होगी तो बाइंग आएगी, उस समय बेच देंगे, ऐसा होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उस समय बाइंग आए और आप बेचें और प्रॉफिट आपको मिले ही, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं उन बड़े लोगों को काम करने के। वो अपना जैसे करना होता है कर लेते हैं। और जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऐसा ही हुआ था। MSCI रीबैलेंसिंग की बात थी, वो उसके बाद गिर गया। एक दिन तो बहुत तेज चला था, 2021 के आसपास, 2000 और 21 के बीच में पहुंच गया था और वहां से फिर गिर गया। तो फंसता कौन है? रिटेल वाला जो कच्चा लालच कर रहा होता है, वो फंसता है। तो हम क्या कच्चा लालच कर रहे हैं या वास्तव में इस बैंक में कुछ चमत्कार होने वाला है, ये समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो कुछ डेटा हमने निकाला है और उसके बेसिस पे इसकी फ्यूचर अर्निंग के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करने की कोशिश की है। क्या रह सकती है इसकी फ्यूचर अर्निंग्स, एस्टिमेटेड अर्निंग्स क्या रह सकती है। देखिए, इस बैंक के MD एंड CEO मिस्टर पी वैद्यनाथन बहुत ही एनर्जेटिक आदमी है और काफ़ी जगह बहुत दबी तुली और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बैंकों के साथ में। एक देखा था मैंने इंटरव्यू का, एक वीडियो वायरल हुआ था। ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रहे थे कि भाई तुम्हारा कैसे चलता है, कहाँ से तुम लोन लेते हो, कैसे तुम्हारा घर चलता है। एक आम आदमी की लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है किसी भी बैंक में। लेकिन इसके फाइनेंशियल, इसके रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट जो 31 मार्च वाले आए थे, वो भी रिजल्ट अच्छे लगे मार्केट को, उसके बाद ही ये सब हुआ है। लेकिन उस रिजल्ट के बेसिस पे जरा एक बार देखते हैं कि आगे क्या इसमें हो सकता है। तो देखिए, हमने दो तरीके से इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक तो अभी मिस्टर वैद्यनाथन का एक इंटरव्यू चल रहा था CNBC या कोई किसी सेमिनार को एड्रेस कर रहे थे वहाँ। और वहाँ पे उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और अभी इंडिया की जो लोन बुक है, क्रेडिट बैंकों की जो लोन बुक है, वो 1.5 लाख करोड़ की भी होती है। और वो 2030 तक 4 लाख करोड़ की हो जाए। तो वहीं से हमने छोटा सा सेंस लिया है कि भाई कोई कुछ भी कहता रहे, वैद्यनाथन जी कह रहे हैं कि 1.5 लाख से 4 लाख 2030 तक होगी, तो ये तो 15% का CAGR है। कोई कहे कि 50% के हिसाब से बढ़ेगी या 30% के हिसाब से बढ़ेगी कंसिस्टेंटली, तो वो नहीं हो सकता। हो सकता है 1 साल में बढ़ जाए, 1-2 साल में बढ़ जाए, लेकिन आगे चल के वो एडजस्ट हो जाए। तो हमने 15% के CAGR के हिसाब से इस बैंक की ग्रोथ को एक बार रिज्यूम किया है। आगे 25 के हिसाब से भी करके देखेंगे, लेकिन पहले 15 के हिसाब से देखेंगे। तो आज की डेट में इनके एडवांसेस जो हैं वो हैं 1500 करोड़ के हैं। अब ये 1500 करोड़ के जो एडवांसेस हैं, ये जो बढ़ के हो जाएंगे इनके यहाँ पे, अगर 15% के हिसाब से करते हैं तो 1747 करोड़, यहाँ पे 2008 करोड़, और इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो भी इस हिसाब से ग्रो करेंगी। अच्छा, न्यूज़ की बात, अभी इनका 6.5% या 6.4 के आसपास का कोई न्यूज़ का भी निकल करके आता है मार्च क्वार्टर। देखिए, मार्च क्वार्टर में एक इनको ट्रेडिंग गेन भी था 200-300 करोड़ का। उसको अगर साइड में रख ले तो ये न्यूज़ थोड़ा सा कम हो। दूसरी बात, मैनेजमेंट भी 5-5.5% की ही कमेंट्री कर रहा है कि आने वाले टाइम में 5-5.5% का ही इनका न्यूज़। अच्छा, 5-5.5 का न्यूज़ इनके लिए निकाल पाना इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज ये इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो हाई। आप इनके यहाँ सेविंग अकाउंट खोलते हो, 6% का ब्याज देते हैं अगर आप 25 लाख से ऊपर मेंटेन करते हो। उससे नीचे शायद 4.5-5% अभी कर दिया। FD पे भी अच्छा, इसीलिए तो इनके पास कस्टमर आता है, डिपॉजिटर इसीलिए तो आता है, यही तो लालच है।
अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्रेडिट कार्ड के पीछे भी कस्टमर इनका अपने आप चल करके आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक तो कोई फीस नहीं चार्ज नहीं कर रहे हैं, दूसरे इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, शायद 9% या 10%, शायद 11, मतलब कम है दूसरे बैंकों से काफी कम। तो इसलिए ये क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में क्रेडिट कार्ड वाला कस्टमर और दूसरा ये वाला आपका डिपॉजिटर जो कि कासा देता है, सेविंग अकाउंट वाला, वो अपने आप आते हैं इनके पास। बाकियों के लिए इनको थोड़ा सा अफोर्ड मारना पड़ता है, जाना पड़ता है। और अ, ये लोग मेनली जो काम करते हैं ये छोटे छोटे फाइनेंसेस करते हैं, स्मॉल, मतलब एसएमई को भी बहुत ज़्यादा तो नहीं देते हैं। ये देते हैं होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, इस तरीके के लोन्स में, छोटे छोटे लोन्स में काम करते हैं। रिटेल, टोटली रिटेल फोकस्ड बैंक है, तो उसी में काम करते हैं। अभी क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड हाई होता है, तो इनको आगे से भी ज़्यादा ही रेट में ये लैंडिंग कर पाते हैं। तो ज़्यादा रेट में लैंडिंग लेने वाले का रिस्क प्रोफाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो लोन भी अकॉर्डिंगली थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। तो ये तो बात रही इसकी। अब ये देख लेते हैं यहाँ जो इनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, ये 15% की ग्रोथ के हिसाब से और 5.5% का निम्स मेंटेन करते हैं, तो 134 करोड़ होगी और 154 करोड़ होगी। ऑपरेटिंग ये अदर इनकम जो इनकी है, ये भी 15% की ग्रोथ हमने इसमें जूम कर ली है, तो ये 51 करोड़ और 59 करोड़। टोटल इनकम 171 से बढ़ के 186 और 213 करोड़। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे हमने माना कि 10% तो मिनिमम बढ़ते ही है, 10% एम्प्लॉय की कॉस्ट है और रेंट वेंट सब बढ़ता ही है, तो 10% तो बढ़ेगी। तो जो 121 करोड़ से 10% बढ़ के 133 हो गई, और यहाँ 147। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 52 करोड़ आता है, यहाँ पे 66 करोड़ आता है। अच्छा, प्रोविजंस, अब प्रोविजंस पे इनका जो एनपीए को कंट्रोल करने वाली जो बात है, वही एक क्योंकि 15% की ग्रोथ में प्रॉफिटेबिलिटी में बूस्ट आएगा, तो फिर एनपीए के प्रोविजंस में कमी आएगी तभी आएगा। तो जो प्रोविजंस है इनके, हमने ये जूम किया है कि जो भी ये फ्रेश लोन दे रहे हैं, मतलब 1518 करोड़ से बढ़ के जो 1740 करोड़ की फिगर है, उसके ऊपर 2.5% का प्रोविजन ये तो करना पड़ेगा। टैक्सेस जो भी प्रॉफिट ये कमाएंगे उसके ऊपर सरकारी टैक्स जो 25% के आसपास कॉर्पोरेट को लगता है, वो भी लगेगा। नेट प्रॉफिट इनका 24 करोड़ से बढ़ के 34-35 करोड़ हो जाता है, और अगले साल में 45। ईपीएस 3 रुपये 80 पैसे से बढ़ के 5 रुपये 42 पैसे और 7 रुपये 1 पैसे। बुक वैल्यू 39 रुपए से बढ़ के 44 रुपए और 51। अब इसके बेसिस पे अभी जो तो मिल रहा है, अभी 81 रुपए 70 पैसे का जो प्राइस चल रहा है, वो तो अगर पिछले साल की पी पे देखा जाए तो 21 का पी, 21.5 का पी मिल रहा है, और इस 2024 के एस्टिमेट्स पे 15 का मिल रहा है, और 2015 के एस्टिमेट पे 2025 के एस्टिमेट पे 11.65 का मिल रहा है। अच्छा, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.09, 1.96 और 1.7 मिल रहा है। अब वैल्यूशन देखते हैं कि वैल्यूशन क्या होनी चाहिए। तो अगर बुक वैल्यू के हिसाब से इनको हम 1.6 का मल्टीपल दें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हाउसेस दे भी रहे हैं, तो हमने भी वही कंसिडर किया, चलो 1.6 करते हैं। 1.6 का देते हैं तो उनको 57 रुपये 60 पैसे की, तो अभी जो करंट ये जो साल चला गया 2023, उसके हिसाब से 57 रुपये 60 पैसे की इसकी वैल्यू आती है। और फॉरवर्ड अर्निंग पे देखें तो 2024 के बेसिस पे 66 रुपए की आती है, और 2025 के हिसाब से आती है ये 76 की। अब पी के हिसाब से अगर इसको देखते हैं, तो 12 का अगर पी देते हैं तो जो भी 2023 की अर्निंग के हिसाब से तो 45 रुपए का भाव होना चाहिए इसका, लेकिन 2024 की जो फॉरवर्ड अर्निंग अगर के हिसाब से 65 रुपए, मतलब 65-66 रुपए से ऊपर का भाव अभी भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता। अच्छा, अब ये तो हमने देखा 15 के अर्निंग पे, 15 के सीएजीआर। अब मान लिया कोई कहता है कि ये तो 15 तो सीएजीआर आप सरकार की बात कर रहे हो, 25 के हिसाब से तो ग्रो करेगा ही करेगा। 25 के हिसाब से ग्रो करे नहीं नहीं करेगा, क्योंकि कोई
जितनी भी ग्रोथ आएगी ऐसी ग्रोथ नहीं आती है कभी भी कंसिस्टेंटली। तो 25 के हिसाब से भी अगर ग्रो करेगा, 25 की ग्रोथ से भी ले लें, तो बाकी कैलकुलेशंस यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं। तो हमने अब इस हिसाब से देखा जाए तो भी इसका वैल्यूशन अभी जो हम पी के हिसाब से तो 73-74 का वैल्यू होना चाहिए 2024 के अर्निंग पे बेसिस पे, और बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो 67 का होना चाहिए, 67 रुपये का वैल्यूशन होना चाहिए 2024 की बुक वैल्यू के हिसाब से। तो ऐसा अभी मतलब इस समय तो फेयरली प्राइस नहीं लग रहा है, 81 रुपये के भाव पे तो ये ओवर प्राइस ही लग रहा है। और फेयर वैल्यू इसकी 65-66 रुपये के आसपास अगर ये आता है तो इसकी फेयर वैल्यू निकल करके आती है, लेकिन उसको उसी हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा। जो ये लोन दे रहे हैं उसके ऊपर एनपीए ज़्यादा हो गए या कुछ और प्रॉब्लम हो गई इनको, वो सब चीज़ें तब देखी जाएंगी, लेकिन कंसिडरिंग कि एनपीए ज़्यादा नहीं करेंगे और एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देते रहेंगे, तो इनकी परफॉर्मेंस जो रह सकती है उस हिसाब से आज 65-66-67 रुपए एक फेयर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूशन है इसकी। इससे ज़्यादा की वैल्यू तो भाई देने को तो कोई कुछ भी दे दे, बट देने वाला जाने और लेने वाला जाने। लेकिन इस क्योंकि हमें लगा कि भाई ये तो कहीं नॉन स्टॉप आगे ही चला जा रहा है, तो इसमें इसके फंडामेंटल्स उसकी वैल्यूशन का क्या हिसाब किताब होना चाहिए, जरा इसको ठीक से समझते हैं। तो जो हमने समझा वो आपको समझाया, तो कैसा लगा, अगर इसमें आपके कोई कमेंट्स हो या कोई आपको लगे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही।